अध्याय 19। किन बिंगयू के जाने के बाद सभी ने पलटकर जिया हाओ को देखा। अरे, आइसबर्ग किन जिया हाओ के प्रति इतना कोमल होगा, ये सोचना भी बेकार है। ये कैसी अन्यायपूर्ण दुनिया है। क्या अच्छा दिखना इतना मायने रखता है? अच्छा, टीचर किन द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद वह भी तुम्हें नोटिस करें। नहीं, धन्यवाद। मैं गणित के लिए अपने बचे हुए मस्तिष्क कोशिकाओं को जलाना नहीं चाहती। लिन मेई जिया हाओ को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वाह, तुमने वाकई टीचर किन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है न? क्यों नहीं? जिया हाओ मुस्कुराए। मैं बहुत सुंदर हूँ, जाहिर है कि वह मेरी ओर आकर्षित होगी। इच्छा पूर्ति वाले उपन्यास पढ़ना बंद करो, है न? लिन मेई हल्के से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। और तुम इतने सुंदर नहीं हो। लिन मेई, इतना बेशर्मी से झूठ बोलने से पहले कुछ शर्म करो। जिया हाओ के होंठ फड़क उठे। या शायद मुझे तुम्हें एक बार फिर सजा देनी होगी। यो लिन मेई का शरीर कांप उठा जब उसे याद आया कि जिया हाओ ने उसके साथ स्कूल के बाथरूम में क्या किया था। अमो, ये बदमाश, वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है। लिन मेई अंदर ही अंदर खर्राटे लेने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि अंदर ही अंदर वह जिया हाओ के स्पर्श की चाहत से खुद को नहीं रोक पाई। उफ, उस कमीने ने वाकई मेरी मासूम समझदारी को नष्ट कर दिया। खाली समय में भी मैं उसकी जीभ को अपनी चूत चाटते हुए महसूस किए बिना नहीं रह सकती। क्या हुआ? हाँ, लिन मेई अपने होश में वापस आई क्योंकि वह शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। मुझे इस तरह से चौंकाओ मत। क्या? जिया हाओ हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक गया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ओह वो, लिन मेई ने जल्दी से जवाब दिया। मैं बस अपने ग्रेड को लेकर चिंतित था। तुम झूठ बोल रहे हो, जिया हाओ ने सीधे जवाब दिया। तुम कभी पढ़ाई की परवाह नहीं करते। अरे, लिन मेई झुंझलाहट में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं मानता हूं कि मुझे पहले अपने ग्रेड की परवाह नहीं थी। हालांकि पिताजी मेरे ग्रेड देखकर बहुत खुश हुए हैं, इसलिए मैं ग्रेड को बनाए रखने या उन्हें सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम तो पढ़ाई भी नहीं करते। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिन मेई की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तुम मुझे वहां पढ़ा सकते हो। क्या तुम सच में पढ़ना चाहते हो? तुम मेरे साथ पढ़ना चाहते हो? जिया हाओ अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह समझ सकता था कि लिन मेई के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। तस्क, ये लड़की क्या योजना बना रही है? जिया हाओ अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। इसलिए वह लिन मेई के प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं होगा? बेशक वह उसके घर में समय बिताने जा रहा है, और जब वह पल आएगा। हे, अब तुम क्या सोच रहे हो? लिन मेई ने अपनी भौहें उठाई और जिया हाओ को देखा, जो एक कामुक मुस्कान दे रही थी। अचानक जिया हाओ ने अपना चेहरा संभाला और लिन मेई को ईमानदारी से देखा। चूंकि एक सहपाठी मेरी मदद मांग रही है, तो क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अध्ययन करूंगा ताकि तुम अच्छे अंकों से पास हो सको। लिन मेई जिया हाओ की उस आकर्षक मुस्कान को देखकर अपने दिल में एक धड़कन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अपना सिर हिलाते हुए वह उसे एक हल्का धक्का देने से खुद को रोक नहीं पाई। लानत है, अगर मैं तुम्हें सच में नहीं जानती तो मैं तुम्हें एक संत छात्र का पुनर्जन्म समझती। क्या तुम सच में कह रहे हो कि मैं एक बुरा आदमी हूँ? जिया हाओ ने पलकें झपकाईं। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो, लिन मेई। मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ, तो क्या? लिन मेई ने अपने होंठ सिकुड़े। मुझे काले को सफ़ेद बताने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। क्या छात्रा जिया हाओ यहाँ है? अचानक लिन मेई और जिया हाओ ने पलटकर कक्षा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। हान युन, जिया हाओ ने ये देखकर आश्चर्य किया। वह इधर उधर देख रही थी और उसने जिया हाओ को जल्दी से सिर हिलाते हुए देखा। वह मुझसे बात करना चाहती है। जिया हाओ उत्सुक हो गया और उसने सिर हिलाया, उसकी ओर चलते हुए। जब वे बाहर निकले तो जिया हाओ ने अपनी बाहें पार कर लीं। अच्छा, क्या बात है, हान युन? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जिया हाओ। हान युन ने गहरी सांस ली और जिया हाओ के सामने झुक गया। इस बार तुमने वाकई बहुत मदद की। मैंने मीटिंग में सब कुछ कबूल कर लिया जैसा तुमने कहा था। चाओ रान और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने उन्हें अपनी तस्वीरों के बारे में भी बताया। पुलिस ने कहा कि वे इसे देखेंगे।
जिया हाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, अब आप आज़ाद हैं। मैं आपको सूचित करना चाहती थी। हान यू ने अपनी नज़रें नीची करते हुए अपनी स्कर्ट को हिलाते हुए कहा। क्या आप आज शाम को आज़ाद हैं? हम, क्यों? जिया हाओ ने पूछा तो हैरान रह गया। मैं आपको दावत देना चाहता था। हान यू की आवाज़ धीमी थी जब वह बोल रही थी, लेकिन फिर उसके गाल लाल हो गए और उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मेरा मतलब है, मैं बस आपको अपनी प्रशंसा दिखाना चाहती थी। मैं डेट जैसी कोई चीज़ नहीं पूछ रही हूँ। जिया हाओ उस प्रतिक्रिया को देखकर खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया। उसे उससे मिलने वाली खुशी और आनंद की मात्रा काफ़ी सुसंगत थी। टस्क, हान यू वास्तव में मुझसे प्यार करने लगा। जिया हाओ खुद को खुश होने से नहीं रोक पाई। हालांकि उसने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हान यू एक बेहतरीन मोहरा हो सकता है। जिया हाओ के पास उसका इस्तेमाल न करने की कोई योजना नहीं थी। ठीक है, आज नहीं, लेकिन जब मैं आज़ाद हो जाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी, जिया हाओ ने हल्के स्वर में कहा। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? बेशक। हान यू खुद को खुश होने से नहीं रोक पाई। उसने जी को एक संदेश दिया। हाओ ने अपना नंबर लिया और जल्दी से अपनी कक्षा में लौट आई। जब जिया हाओ अपनी सीट पर वापस आया तो लिन मेई अपनी आवाज़ ऊंची किए बिना नहीं रह सकी। वह लड़की, वह हान यू थी, है न? उसने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, जिया हाओ मुस्कुराए, बस आभार और प्यार के कुछ शब्द। ओह, लिन मेई उत्सुकता से बच नहीं सकी। दोपहर का भोजन करने के बाद जिया हाओ किन बिंगयू के केबिन में रिपोर्ट की। वह कुछ कागजात छांट रही थी जब उसने जिया हाओ को कमरे में प्रवेश करते देखा। आह, जिया हाओ, कृपया आकर बैठिए। हाँ, शिक्षक किन। जिया हाओ ने किन बिंगयू के सामने बैठते हुए सिर हिलाया। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? अच्छा, सबसे पहले, मैं तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और मैं तुम्हारे ग्रेड में गंभीर सुधार देख सकता हूँ, जो बहुत दुर्लभ है। किन बिंगयू ने आह भरते हुए कहा। और तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ? हाँ, ये सुनते ही जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, जिया हाओ। किन बिंगयू उसके साथ सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि, टूटने के बजाय, तुमने खुद पर ध्यान केंद्रित करना चुना। तुमने अपने आघात का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक सीमा के रूप में किया। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम जैसा व्यक्ति मेरा छात्र है। जिया हाओ शांत चेहरे के साथ बैठा था। हालांकि, उसके दिल में विचार अस्त व्यस्त थे। वह किस बारे में बकवास कर रही है? हालांकि, उसे जल्दी ही समझ आ गया कि किन बिंगयू क्या सोच रही थी। उसके अपने परिवार में गंभीर झगड़ा था, इसलिए वह यहाँ एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिया हाओ के माता पिता की मृत्यु ने भी उसे सहानुभूति का पात्र बना दिया था। अच्छा, चून की किस्मत मेरे लक्ष्य के साथ तालमेल बिठा रही है, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया। हाँ, आप वाकई बहुत चौकन्ने हैं, टीचर किन। जिया हाओ ने आह भरी और अपना चेहरा रगड़ा। हालांकि, हर समय सख्त व्यवहार करने के बावजूद, मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे उनकी बहुत याद आती है। जिया हाओ, किन बिंगयू ने जिया हाओ के परेशान चेहरे को देखकर आह भरी। मैं आपकी दर्दनाक यादों को नहीं जानना चाहता था। अगर आपको ऐसा लगा तो माफ़ करना। नहीं, सच में नहीं। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। कृपया जारी रखें, टीचर किन। मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ बुलाया है। किन बिंगयू मुस्कुराया। मैंने हान यू से सुना है कि तुमने उसे सच बोलने के लिए राजी किया। और तुमने उसे वाइस प्रिंसिपल की धमकियों से भी बचाया। ओह, जिया हाओ मुस्कुराए। हाँ, मुझे लगता है मैं पकड़ी गई। तुमने ऐसा क्यों किया? किन बिंगयू ने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, कोई खास वजह कि तुम अकेले बाहर गई और मेरी मदद की? क्योंकि तुम सुंदर हो, टीचर किन। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए किन बिंगयू को चौंका दिया। सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूँ, तुमने मेरी मदद की? वह हैरान थी। यह इसलिए भी है क्योंकि तुम धर्मी हो, जिया हाओ ने जोड़ा। मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे सुंदर और धर्मी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा, उस कमीने चाओ रैन ने मुझे परेशान कर दिया। जिया हाओ ने नाक भान सिकुड़ी। मैंने कहीं सुना है कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए कुछ गंदे विचार थे। तो, तुम्हारी सुरक्षा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, मुझे ये करना पड़ा। जिया हाओ, किन बिंगयू के दिल में ढेरों भावनाएं थीं,
लेकिन उन सभी ने उसे परेशान कर दिया। मुस्कुराओ। जिया हाओ ये देखकर दंग रह गया। ये जमी हुई बर्फ से बने क्रिस्टल पूल में खिले हुए सफेद फूल जैसा था। उसकी मुस्कान उस फूल की तरह थी, सुंदर और शांत। क्या हुआ? किन बिंगयू ने अपनी भौहें उठाईं। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? आपकी मुस्कान वाकई बहुत खूबसूरत है, टीचर किन। जिया हाओ मुस्कुराए। शायद आपको अक्सर मुस्कुराना चाहिए। क्या क्या? किन बिंगयू ये सुनकर दंग रह गई। अहम, स्टूडेंट जिया, मैं अभी भी तुम्हारी टीचर हूँ। कृपया अच्छा व्यवहार करो। हालांकि ये कहते हुए वह अपनी शर्म को रोक नहीं पाए। आखिर तारीफ किसे पसंद नहीं होती। अच्छा, मुझे लगता है कि इससे यह और भी दिलचस्प हो जाता है। जिया हाओ मुस्कुराए। कुछ मसाला जोड़ने जैसा। वैसे भी मुझे लगता है कि क्लास का समय हो चुका है। मुझे जाना चाहिए। जिया हाओ के केबिन से बाहर निकलते ही किन बिंगयू अचंभित होकर बैठ गई। उसने अपनी हथेली उठाए और अपने गालों को छुआ। वह अपने लाल होने से गर्मी महसूस कर सकती थी। ये कैसा एहसास है? क्लास खत्म होते ही जिया हाओ ने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। आज तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? लिन मेई ने उसका रास्ता रोका और पूछा। अच्छा, मैं सोच रहा था। जिया हाओ, मुझे लगा कि तुम हमारे साथ आ रही हो। लिन मेई ने पलटकर देखा और देखा कि सू जिंगर उसकी ओर आ रही है। जिया हाओ ने हवा में चिंगारी महसूस की जैसे ही उनकी नजरें मिली। अचानक लिन मेई ने आगे बढ़कर जिया हाओ की बाहों को गले लगा लिया। प्यारी, लगता है तुम्हारी सौतेली बहन तुम्हें देखने आई है। लिन मेई, क्या कर रही हो? लिन मेई, क्या तुम जिया हाओ के बहुत करीब नहीं हो? सू जिंगर ने हल्के से नाक सिकुड़ी। तुम लोग साथ में बाहर भी नहीं जा रहे हो? किसने कहा? लिन मेई ने उसे घूर कर देखा। किसने कहा कि तुम रिलेशनशिप में हो? सू जिंगर के होंठ सिकुड़ गए। क्या जिया हाओ ने तुम्हारे सामने कबूल किया, या तुमने उसके सामने कबूल किया? वह लिन मेई तब अवाक रह गई जब उसने सू जिंगर की बात सुनी। हालांकि जिया हाओ और वह वर्तमान में साथ थे और कई ऐसी चीजें कर रहे थे जो एक जोड़ा करता है, लेकिन उन्होंने तकनीकी रूप से एक दूसरे के सामने आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया था। प्रिय, जिया हाओ ने निराशा से अपना माथा रगड़ा जब उसने सू जिंगर और लिन मेई को उसे घूरते हुए देखा। बाहर में जाओ, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? जिया हाओ खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। धीरे से। शुक्र है, उसकी भाग्यशाली आकर्षण सू लान आ गई। जिया हाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आह, तुम सही समय पर यहाँ आए हो, बड़ी बहन लान। जिया हाओ की आंखें चमक उठी जब वह उसके हाथ पकड़कर उसकी ओर बढ़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ काम है? ओह हाँ। सू लान ने लिन मेई और सू जिंग र की ओर देखा, जिससे उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने सिर हिलाते हुए अपने होंठ मोड़ लिए। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो। नहीं, जिया हाओ ने तुरंत उत्तर दिया, मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ। चलो, बहन लान। सू जिंग र और लिन मेई ने निराशा से एक दूसरे को देखा जब उन्होंने जिया हाओ को इस तरह भागते हुए देखा। वह बेवकूफ, दोनों ने एक साथ बात की। इस बीच जिया हाओ और सू लान स्कूल से बाहर चले गए। सू लान अपने होठों को बंद किए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, तुम सच में लड़कियों को आकर्षित करती हो, है न? हर समय सुंदरियों के साथ घुलती मिलती रहती हो। ठीक है, एक ताओवादी पुजारी ने कहा कि मेरे पास स्वर्गीय आड़ू के फूलों जैसी किस्मत है। जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा। इसलिए मेरे जीवन में कई रोमांटिक मुलाकातें होंगी। तुम झूठ बोल रही हो, है न? सू लान ने जिया हाओ की तरफ एक नज़र डाली, लेकिन उसने सिर्फ कंधे उचका दिए। बहन लान, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने उस ताओवादी पुजारी से सुना था। ठीक है अंकल, उसने कहा कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए हमें बाहर इंतजार करना होगा। सू लान ने सिर हिलाया, लेकिन उस पल सभी छात्र चौंक गए क्योंकि उन्होंने स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर आती एक कार की ओर इशारा किया। कार के शानदार डिजाइन ने तुरंत सभी की आंखें चौंका दी। सुनहरे रंग की पिनस्ट्राइप्स वाली चमकदार काली त्वचा इसे काले सोने के ड्रैगन की तरह दिखाती है। इंजन की धीमी लेकिन गहरी गुनगुनाहट इसकी शक्ति को दर्शाती थी। ये धीरे धीरे अकादमी के प्रवेश द्वार के सामने रुक गई। हे भगवान, ये कौन सी कार है? यह एक इंपीरियल जैसी दिखती है। और बोनट का डिजाइन, यह एक सुनहरी तलवार और लाल रंग की ढाल है। बकवास, ये कैसे संभव है? तुम्हारा क्या मतलब है? सुनहरी तलवार और लाल रंग की ढाल इंपीरियल कारों के सबसे शानदार संस्करण को दर्शाती है।
किसी ने समझाया। उनमें से एक की कीमत आसानी से 100 मिलियन युआन से अधिक हो सकती है। और यह केवल मूल संस्करण है। इसे संशोधित किया गया है। इसका मतलब है कि यह और भी महंगा है। हे भगवान, उस कार की कीमत क्या है? जिया हाओ और सू लान भी दंग रह गए क्योंकि उन्होंने भी कार देखी। हालांकि जैसे ही कार रुकी, जिया हाओ ने एक परिचित व्यक्ति को बाहर आते देखा। उस आदमी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और उसकी नज़र जिया हाओ पर पड़ी। उत्साह से वो उतर गया और जिया हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। छोटे भाई जिया, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें बुलाने की सोच रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि वेस्ट लेक स्ट्रीट रेसिंग के आयोजक भाई बियाओ थे। सू लान की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि कोई गैंगस्टर की तरह दिख रहा है और जिया हाओ की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिया हाओ शांत रहे और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा भाई बियाओ, काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि आपने अपना काम ठीक से कर लिया है। बेशक बेशक, भाई बियाओ मुस्कुराए। और इस बीच मैंने अपने अधीनस्थ से आपके लिए एक उपहार तैयार करने के लिए कहा। जब आपने अपनी स्थिति से मेल खाने वाली कार मांगी तो मैं उसे तैयार करने में व्यस्त था। और V8 नाइट्रो एक्स इंजन आने में थोड़ा समय लगा। वैसे भी क्या आप इस उपहार से संतुष्ट हैं? सू लान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि भाई बियाओ क्या इशारा कर रहे थे। यह एक पर्यटक आकर्षण की तरह खड़ी काले सोने की इंपीरियल थी। हे धन्यवाद भाई बियाओ, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैं निश्चित रूप से आपकी कड़ी मेहनत देख सकता हूँ और मैं इसे चलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, बेशक, भाई बियाओ हंसे। मेरा मतलब है, किसी भी आदमी के लिए ऐसी खूबसूरती की सवारी करने से बचना असंभव होगा। ऐसी घटिया बात सुनकर सू लान खुद को रोक नहीं पाई। भाई बियाओ ने ये देखा और अपनी जीभ चटकाई। मेरा मतलब है, ये कार बस अप्रतिरोध्य है। इसलिए भाई जिया इसे आजमा सकते हैं। यह अब आपकी है। उन्होंने इंपीरियल की चाबियां जिया हाओ को सौंप दी। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। भाई बियाओ ने मुस्कुराते हुए जाने के लिए मुड़े। एक लाल रंग की फरारी आए और उसे उठा लिया। नहीं, वो व्यक्ति कौन है? सू लान ने जिया हाओ को चौड़ी आंखों से देखा। उसने तुम्हें अभी अभी ऐसी ही एक बेहद महंगी कार उपहार में दी है। ठीक है, मैंने पहले भी उसकी मदद की थी, इसलिए उसने मुझे ये कार उपहार में दी है। जिया हाओ ने अपनी उंगली पर चाबी का गुच्छा घुमाते हुए कंधे उचकाए। आप क्या कहती हैं, बहन लान? यह एक अच्छी कार है न? बेशक, ये वास्तव में एक। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे कार तक खींच लिया। जिया हाओ ने अपनी चाबी की चेन क्लिक की, जिससे कार की आवाज आई। सभी ने जिया हाओ और सू लान को हैरानी भरी नजरों से देखा जब वे कार में बैठे। हे भगवान, क्या ये सन सू नहीं है? और वह युवक, मुझे लगता है कि वह जिया हाओ है। ये कार उनकी है। हाँ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? जिया हाओ के बगल में बैठते ही सू लान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जिया हाओ ने ये सुनकर मुस्कुराया। बेशक, मुझे कैसे पता नहीं था। जिया हाओ के एक्सीलेटर पर पैर रखते ही कार ने जोरदार आवाज की। 1 सेकंड के भीतर कार एक काले रंग के धुंधलेपन में बदल गई, जो भीड़ की आंखों से ओझल हो गई। वे जिया हाओ को बेहद मोह और ईर्ष्या से देखते रहे। उसे इतनी शानदार कार और इतनी खूबसूरती चलाते देखा। वाह वाह, जिया हाओ, धीरे करो। सू लान को अपनी नसों में खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि जिया हाओ ने कार की गति बढ़ा दी थी। कार हवा की तरह थी क्योंकि वे जल्द ही शहर के बाहर पहुंच गए थे। वहां ट्रैफिक कम था, जिससे जिया हाओ को ज्यादा परेशानी के बिना गाड़ी चलाने में मदद मिली। जब वे खेतों के बीच से गुजर रहे थे तो सू लान दूर से लाल सूरज को धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज में विलीन होते हुए देख सकती थी। बहन लान, तुम्हें कैसा लग रहा है? जिया हाओ जोर से हंसी। दृश्य शानदार है न? बाहर के दृश्य के साथ हवा के तेज झोंके ने सू लान के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जिया हाओ ने अपनी कार की गति धीमी कर दी और मध्यम गति से गाड़ी चलाई। हे भगवान, क्या तुम आज थोड़ा रोमांटिक व्यवहार नहीं कर रही हो? सू लान ने जिया हाओ की हथेलियां पकड़ते हुए मुस्कुराई। कार, ये लंबी ड्राइव, बाहर का नज़ारा, सब कुछ लुभावना है। जब तक आप खुश हैं, सिस्टर सू, जिया हाओ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। तस्क, आप महिलाओं को खुश करने में बहुत माहिर हैं। सू लान ने अपने होंठ सिकुड़े, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे झुककर एक दूसरे को चूमा। सू लान ने पीछे हटने में देर नहीं लगाई। जीस,
सड़क पर नजर रखना। हे, जैसा आप कहती हैं सिस्टर सू। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कार घुमाई। ठीक है जिंग, रा आपकी नई कार के बारे में सुनकर बहुत नाराज होगी, सू लान ने टिप्पणी की। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। जब वे वापस लौटे तो जिया हाओ ने एक प्रसिद्ध बेकरी से मिंट चॉकलेट आइसक्रीम बकेट और ब्लूबेरी पाई खरीदी। तुम्हें जिंग र की पसंद तो पता ही है न? सू लान ने ठहाका लगाया। जिया हाओ ने हंसते हुए मिक्स बेरी पेस्ट्री और दालचीनी ट्विस्ट डोनट्स भी खरीदे। मैं तुम्हारी और आंटी सू की पसंदीदा चीज़ों को भी जानता हूँ, इसलिए ईर्ष्या नहीं हो सकती। बह, किसने कहा कि मैं ईर्ष्यालु हूँ? सू लान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिंगर सोफे पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा पफरफिश की तरह फूला हुआ था। सू यून की उसके बगल में बैठी हुई थी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए थी। हाओ लैन यहाँ आओ। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। हे भगवान, तुम तीनों वाकई मूर्ख हो। ठीक है, मुझे पता है कि जिंगर नाराज है क्योंकि मैं और सिस्टर लैन लंबी ड्राइव पर गए थे। जिया हाओ ने सू जिंगर के सामने खाना रखते हुए सिर हिलाया। तो जिंगर, कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। मैं नहीं करूँगा। जिंगर ने आइसक्रीम और पाई देखकर अपने होंठ चाटे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा क्योंकि उसे पता था कि सू जिंगर इतनी जल्दी अपना गुस्सा शांत नहीं करने वाली थी। लेकिन मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि हाओ र के पास किस तरह की कार है। सू यून की मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सू लैन ने उसका हाथ थामते हुए सिर हिलाया। ठीक है माँ, मैं इसे आपके पास ले जाऊं। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी। जब वे चले गए, जिया हाओ चलकर सू जिंग र के पास बैठ गई। अच्छा जिंग र, क्या यहाँ तुम्हारी भी थोड़ी गलती नहीं है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये कैसा रहेगा? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार मैं तुम्हें इसे चलाने दूंगी, और इसे पूरी गति से चलाओ। अभी भी काफी नहीं है। सू जिंग रा ने मुंह बनाया। तुम किस बात पर नाराज हो? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाया। अच्छा, मुझे लगता है मुझे ब्लूबेरी पाई खानी पड़ेगी। रुको, मत खाओ। सू जिंग रा ने उसके हाथों से पाई छीन ली। अब यह मेरी है। हे, जिया हाओ ने सू जिंग रा को पाई खाते हुए देखकर ठहाका लगाया। क्या तुम लिन मेई से नाराज हो? वह कुतिया, वह बहुत चिपकी हुई है। सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। तुम सिर्फ हाथ क्यों नहीं मिलाते और गले क्यों नहीं लगते? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। क्योंकि हम प्रतिद्वंद्वी हैं, मूर्ख। सू जिंग रा ने आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वह और मैं हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। उस पल जिया हाओ को एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रही थी। ये किसी भी हाई स्कूल ड्रामा की तरह था, स्कूल की सुंदरियों के बीच प्रतिस्पर्धा। लिन मेई बस एक अमीर और बदमाश है, जबकि सू जिंग रा एक एथलेटिक टॉमबॉय है। कई बार ऐसा हुआ है जब लिन मेई और सू जिंग रा एक दूसरे से भिड़ गए। और तुमने उससे पहले मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? मैं कैसे कर सकता था? जिया हाओ ने उस मामले को टाल दिया। ये तुम दोनों की गलती थी। मुझे इस झंझट में क्यों घसीट रहे हो? सू जिंग रा को गुस्सा आया, लेकिन उसने आखिर में आह भरी। तुम तो बस घिनौने हो। मैं इसे तारीफ के तौर पर लूंगा। जिया हाओ मुस्कुराए। अब क्या तुम उस पाई को साझा करने जा रहे हो? नहीं, सू जिंग रा ने सपाट आवाज में मना कर दिया। जिया हाओ ने हल्के से नाक सिकुड़ी। मुझे पता था, शुक्र है मैंने एक और खरीद लिया। उसने दूसरी ब्लूबेरी पाई निकाली और खाने लगा। सू जिंग रा खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। क्या बेवकूफ है। हे भगवान, हाओ वह कार वाकई बहुत बढ़िया है। सू युनकी और सू लैन वापस आए। सू युनकी स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। तुम्हें पता है, मैं हाओ के लिए एक कार खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस कार से मेल खाने वाली कोई और कार खरीद सकती हूँ। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंटी सू। जिया हाओ ने दालचीनी ट्विस्ट का डिब्बा खोलते हुए मुस्कुराया। इसे खाओ और आराम करो। ओह माय, तुमने मेरे लिए भी इसे खरीदा है। जिया हाओ के पास बैठते ही सू युनकी की आंखें चमक उठी। मम्मा, स्वादिष्ट। सू युनकी की आंखें चमक उठी। हाओ तुम्हें सच में याद है कि मुझे ये पसंद है? बेशक आंटी सू, मुझे सबकी पसंद पता है। जिया हाओ मुस्कुराए। और अब मैं जाकर अपने कपड़े बदलूंगी। मुझे थोड़ा घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, जैसा तुम कहो।
उद्धरण चिन्ह। आह, मैं भी आज थक गई हूँ। सू जिंग रा ने पाई का टुकड़ा खत्म करते हुए सू लान की ओर देखा। तुम्हें पता है, आज हमारा वॉलीबॉल मैच था। ओह तुम्हारी शारीरिक फिटनेस बेहतर होती जा रही है। सू लान ने सिर हिलाया। हे बहन, हम साथ में नहाएं। सू जिंग रा अचानक मुस्कुराई। हमें साथ में नहाए हुए काफी समय हो गया है न? क्या अचानक से यह अनुरोध क्यों? सू लान चौंक गई। क्या मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, है न? सू जिंग रा ने मुंह बनाया। या मुझे लगता है कि बहन लान को अब केवल लंबी ड्राइव पर जाना पसंद है। सू लान ने सिर हिलाते हुए आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब मुझे ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हे ठीक है। सू युनकी ने उनकी दोस्ताना बातचीत देखकर मुस्कुराई। हाँ, परिवार होना अच्छा है। जब वह दालचीनी ट्विस्ट खा रही थी तो वह अपने दिल में गर्मी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। काफी समय हो गया था जब किसी ने उसकी पसंदीदा मिठाई इस तरह खरीदी थी। मुझे आश्चर्य है कि मैंने जिया हाओ को ये कब बताया। उसे कैसे पता चला कि मुझे दालचीनी ट्विस्ट पसंद है? वह वास्तव में मेरी परवाह करता है न? लेकिन जब सू युनकी ने अपने दिल में उस वाक्य को दोहराया तो वह शर्माए बिना नहीं रह सकी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जिया हाओ वास्तव में उससे प्यार करती है? हे भगवान, युनकी, तुम अभी भी रान जियू के शब्दों के बारे में सोच रही हो। वह बस एक तुच्छ महिला है। मम्मा, लेकिन उसने जो कहा, क्या मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सू युनकी ने उठते हुए अपना सिर हिलाया। उफ, मुझे दूसरे कामों पर ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा मैं बेकार रहूंगी उतने ज्यादा ये विचार आएंगे। इस बीच जिया हाओ ने अपने कमरे में आह भरी और अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि जब वह बाथरूम में घुसा तो उसे कुछ अजीब लगा। क्या शॉवर बंद हो गया है? वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये कैसे संभव है? तुम सच में मेरे साथ नहाना चाहती थी? सू लान ने अपने कपड़े उतारते हुए हंसी। बाथरूम के शीशे में अपनी नंगी काया को देखते हुए वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। थोड़ी मोटी हो गई हो। क्या मैं तुम्हें सच बताऊं? सू जिंगर ने भी अपने कपड़े उतारते हुए मुस्कुराया, जिससे उसकी स्वस्थ गेवा जैसी गोरी त्वचा दिखाई दी। आह जिंगर, तुम क्या कर रही हो? सू लान ने आश्चर्य से चिल्लाया क्योंकि उसने महसूस किया कि सू जिंगर उसे पीछे से गले लगा रही है, उसके स्तनों को कप में भर रही है और थोड़ा दबा रही है। हाँ, बड़ी बहन, सू जिंगर ने अपने होंठ सिकुड़े। ये बड़े और मोटे होते हैं। उफ, तुम इन्हें इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकती हो? जिंगर, चिढ़ाना बंद करो। सू लान ने शर्माते हुए सू जिंगर की हथेली को दूर फेंक दिया। बड़े स्तन होने का कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पास हैं। सू जिंगर ने मुंह बनाया। मेरे अभी भी बहुत छोटे हैं। छोटे? मुझे लगता है कि वे काफी मध्यम हैं। सू लान ने अपना सिर हिलाया। और तुम्हारे स्तन तुम्हारे शरीर के बिल्कुल आनुपातिक हैं, जिससे तुम आकर्षक दिखती हो। मुझे लगता है कि उस बदमाश को बड़े स्तन पसंद होंगे। सू जिंगर ने धीमी आवाज में कहा। कौन? कोई नहीं। सू जिंगर ने अपना विषय बदल दिया। तो गर्म पानी से नहाना या? नहीं, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी, जैसा मुझे अच्छा लगे। जब वे बाथटब भर रहे थे, सू जिंग रा खुद को सू लान की ओर देखने से रोक नहीं पाई। उसने अपने लंबे बाल बांधे और खुद को आईने में देखा। जिया हाओ की कार, अच्छा लगा होगा, है न? क्या तुम अभी भी उस पर लटकी हुई हो? सू लान ने सू जिंग रा की ओर देखा। वास्तव में नहीं, बस पूछ रही हूँ। ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा। जिया हाओ वाकई बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। सू लान ने सिर हिलाया। और कार बहुत बढ़िया थी। इंटीरियर बिल्कुल आलीशान था। चलो, बड़ी बहन लान। सू जिंग रा की आवाज धीमी हो गई जब उसने सू लान की ओर देखा। जिया हाओ के बारे में तुम क्या सोचती हो? ... सू लान ये सुनकर चौंक गई। तुम्हारा क्या मतलब है, जिंग र? यही इसका मतलब है, सू जिंग रा ने बाथटब में उतरते ही जवाब दिया। उसे देखकर सू लान भी अंदर आ गई। हाँ, बहुत समय हो गया जब से हमने इस तरह से नहाया है। सू लान किनारे पर झुक गई और खुशी से आहें भरने लगी। सच में, हम साथ में नहाते थे। सू जिंग रा प्यार से मुस्कुराई। बड़ी बहन, मुझे आपकी पीठ साफ करने दो। धन्यवाद, जिंग र। सू लान की पीठ पर पानी की चमक थी जब सू जिंग र ने साबुन लगाया और धीरे धीरे उसकी पीठ साफ की। जिंग र,
मैं भी तुमसे हाओ र के बारे में बात करने के बारे में सोच रही थी। क्या ऐसा है? सू जिंग र का दिल धड़क उठा जब उसने ये सुना। क्या हुआ? क्या उस बदमाश ने तुम्हें चोट पहुंचाई? जिंग र, तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सू लान ने मुंह बनाया। हाओ र अब हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है, ये सच है। सू जिंग रा ने अपनी जीभ चिटकाई। हाँ, मुझे याद है जब हम छोटे थे, हम तीनों साथ में खेला करते थे। सू जिंगर मुस्कुराए। वास्तव में, और वह वास्तव में तुमसे प्यार करता था, शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों की उम्र समान थी, और तुम वास्तव में मिलनसार थी, मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के विपरीत। सू लान ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्क्रबिंग का आनंद लिया। चाची जिया का खाना, खासकर उसकी सब्जी का स्टू और काली बीन नूडल्स। अगर माँ उन्हें बनाने की कोशिश भी करती तो वह स्वाद नहीं ला पाती। चाचा और चाची जिया, सू जिंगर ने आह भरी। जब वे चले गए तो मुझे वास्तव में बुरा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिया हाओ तुमसे ज्यादा जुड़ी हुई है, बहन लान। ओह, क्या ऐसा है? सू लान के होंठ मुड़े क्योंकि उसे कुछ मधुर पल याद आ रहे थे। जैसा कि तुमने कहा, बचपन में मैं और जिया हाओ करीब थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि। क्या महसूस हुआ? सू लान ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सू जिंग रा ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। अब मुझे अपने विचारों के बारे में बताओ, बहन लान। तुम क्या कहना चाहती थी? मैंने जिया हाओ से अपने प्यार का इजहार किया। ठीक है। सू जिंग रा ने सिर हिलाया और उसका चेहरा जम गया। यो तुमने क्या किया? मैंने जिया हाओ से अपने प्यार का इजहार किया। सू लान ने गहरी सांस ली और बोली। तुम्हें पता था, जिंग र? हाओ र ने मुझे एक चिनार का फूल दिया और मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन ये तो बस बच्चों का खेल है, सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। उसने कहा, चिनार एक ऐसा फूल है जो कठोर परिस्थितियों में भी खिलता है फिर भी स्थिर रहता है। मेरे लिए उसका प्यार भी ऐसा ही है। सू लान प्यार से मुस्कुराए। और सालों बाद भी मुझे उसके प्रति वह प्यार महसूस हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने उसके बारे में न सोचा हो। सू जिंग रा जानती थी कि उसकी बहन के मन में जिया हाओ के लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जिया हाओ से अपने दिल की बात कहेगी। और सू जिंग रा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, उसने क्या कहा? मेरा मतलब है, मैंने तुम्हें लिन मेई के बारे में बताया था, है न? मुझे पता है, सू लान ने हंसते हुए कहा। उसने मुझसे कहा कि उसे डर है कि वह सिर्फ मेरे प्रति प्रतिबद्ध नहीं रह पाएगा। तो मैंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सू जिंग रा ने डांटा। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करती हो? वह ऐसा कैसे कह सकता है? अच्छा, वही ईमानदार था। सू लान सू जिंग रा पर झुक गई, जबकि जिंग रा सू लान के बाल धो रहा था। उसने अपने दिल की बात स्पष्ट की, और उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे स्वीकार कर सकती हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। तो तुम और जिया हाओ अब डेटिंग कर रहे हो? सू जिंग रा ने हकलाते हुए पूछा। हे, हाँ, सू लान मुस्कुराए। मेरा मतलब है, थोड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन हम यहाँ हैं। जब तक वह मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करूंगी, बहन। जब सू जिंग रा ने ये सुना तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हुई। उसे लगा कि वह सू लान के लिए खुश होगी, लेकिन ये क्या है? मुझे दर्द और ईर्ष्या क्यों महसूस हो रही है? जिया हाओ, क्या मैं अभी भी एक कदम पीछे हूँ? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम जानती हो जिंग र, मुझे वाकई खुशी है कि जिया हाओ हमारे जीवन में आई। सू लान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पिताजी के चले जाने के बाद शायद वह दूसरा पुरुष है जिसने सू परिवार की बागडोर संभाली है। वह एक ऊंचे पहाड़ की तरह महसूस करता है, हमारे परिवार की रक्षा करने वाली एक बड़ी दीवार। जब मैं उसके पास होती हूँ तो मुझे बहुत आरामदायक और सुरक्षित महसूस होता है। सू जिंग रा निराश थी, वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। सू लान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम थोड़ी तनावग्रस्त लग रही हो। अब तुम्हें नहलाने की बारी मेरी है। हालांकि सू लान ने सू जिंगर का विरोध नहीं सुना क्योंकि उसने भी साबुन और झाग से अपना शरीर धोया। हाँ, बड़ी बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्पष्टवादी हो। सू जिंगर ने आह भरी। मुझे लगता है अच्छा हुआ कि तुमने उससे अपनी गलती स्वीकार कर ली।
अपने तनाव को अपने दिल में दबाए रखने और उस पर खुद को परेशान करने के बजाय उसे दूर करना बेहतर है। वाकई सू लान को लगा कि सू जिंगर की आवाज़ थोड़ी अलग थी। हालांकि वह ये नहीं बता पाई कि यह क्या था। हालांकि उसने माहौल को हल्का करने का एक तरीका ढूंढ लिया। तुम तब मुझे चिढ़ा रही थी, है न? उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अब मेरी बारी है। आहा नहीं बहन। सू जिंग र के चेहरे के भाव बदल गए जब उसने अपने स्तनों पर सूलान की हथेली महसूस की, जो धीरे धीरे झाग से उन्हें सहला रही थी। आहा ये गुदगुदी करता है, सू जिंग र ने हौंफते हुए कहा, जिससे सूलान हंस पड़ी। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इन्हें बड़ा करने के लिए यहाँ मालिश करने की जरूरत है? नहीं। सू जिंग र का शरीर कांप उठा। लेडी लान, मेरी छाती से अपने बुरे पंजे हटाओ। उसने सूलान पर पानी छिड़का। ओह माय, मुझे क्यों करना चाहिए? जब दोनों बहनें खेल रही थीं, तो उन्होंने अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनी। उनकी हरकतें जिया हाओ की आंखों से टकराने पर रुक गईं। जिया हाओ की आवाज़ कांप उठी जब वह पलटा। मेरे बारे में बुरा मत मानना, मैं यहाँ नहीं था। सू लान और सू जिंग र दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाओ र बदमाश। जल्दी से वापस आते हुए जिया हाओ को आखिरकार दिव्य हस्तक्षेप का एहसास हुआ। मैं समझ गया, मैं एरोगे नायक के रूप में आखिरकार ट्रिगर हो गया। जब उसने इस बारे में सोचा तो वह खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया। अन्यथा उसका बिल्कुल बढ़िया शौक काम क्यों बंद कर देता। मुझे लगा कि अंदर सिर्फ सिस्टर लैन होगी, हम एक सेक्सी कपल की तरह नहा सकते थे। लेकिन जिंगर भी वहाँ थी, है न? दोनों बहनों को बाथटब खेलते हुए नग्न अवस्था में एक दूसरे को गले लगाते हुए देखना एक बेहद कामुक दृश्य बनाता है, जिससे वह तुरंत उत्तेजित हो जाता है। थोड़ी देर बाद सू लैन और सू जिंगर अपने सुडौल शरीर पर तौलिए लपेटते हुए बाहर चली गईं। उनके बाल अभी भी गीले थे और उनकी त्वचा पानी की बूंदों से चमक रही थी। लानत है, तुम विकृत हो या क्या? सू जिंगर का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया और वह चिल्लाई। तुम्हें शालीनता का कोई ज्ञान नहीं है। तुम बड़ी बहन के बाथरूम में इस तरह से कैसे घुस सकती हो? अरे, मेरे बाथरूम का शॉवर जाम हो गया था। जिया हाओ ने अपना बचाव किया। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बाथरूम के अंदर से कुछ भी नहीं सुना, जिससे मुझे लगा कि यह खाली था। तुम तो बस शांत हो जाओ, जिंग। सू लान ने आह भरी और उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे यकीन है कि हाओ र ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बहन लान मुझे बहुत समझती हैं। जिया हाओ ने आह भरी। मुझे लगता है कि मेरी ब्लूबेरी पाई बर्बाद हो गई। अरे, सू जिंग र शिकायत में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम दोनों, अब तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। हाँ, जिंग। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तुम्हें पता है क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह एक गलतफहमी थी। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो रहने दो। बहन लैन, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? जरूर, हाओ र। सू लैन ने सिर हिलाया। जिया हाओ ने बाथरूम में घुसते ही मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बहन, क्या तुम उसे बहुत ज्यादा आज़ादी नहीं दे रही हो? सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। सिर्फ इसलिए कि तुम एक रिश्ते में हो। जिंग, तुम्हें सच में लगा कि जिया हाओ हम पर नजर रखने आया है? सू लैन ने उसकी तरफ देखा। जब तुमने मुझे नहाने के लिए कहा था तब वह वहां था ही नहीं। सू जिंग रा ने अपने होंठ काटते हुए आह भरी। मुझे माफ करना बहन, मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। कोई बात नहीं जिंग, शायद आज तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो। सू लैन मुस्कुराई। वह मुड़ी और अपने कपड़ों को टटोलने लगी। सू जिंग रा ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सू जिंगर बिस्तर पर गिर पड़ी और सिकुड़ गई। उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें नम हो गईं। मैं क्यों रो रही हूँ? सू जिंगर ने अपने दांत पीस लिए। मैं जिया हाओ से प्यार नहीं करती, बड़ी बहन करती है। लेकिन मुझे दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्या मेरे मन में उसके लिए वाकई भावनाएं हैं? सू जिंगर ने अपने होंठ काटे क्योंकि वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। बड़ी बहन, आप हमेशा मुझसे एक कदम तेज क्यों होती हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको वह चीज़ पहले मिल जाती है जो मैं हमेशा चाहती थी? खिलौने, उपहार, यहाँ तक कि। सू जिंगर ने एक गहरी सांस ली और अपना अंडरवियर पहना। हालांकि उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने शरीर को खींचना शुरू किया और कुछ हल्के व्यायाम किए। चलो, अभी के लिए मुझे इस बारे में भूल जाने दो। मैं बस भागना चाहता हूँ।
इस बीच जिया हाओ अपने बालों को धो रहा था और वह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। वास्तव में उसने उन्हें बिल्कुल सच नहीं बताया। आखिरकार अपनी ताकत और शक्तियों के साथ वह कैसे नहीं जान सकता था कि सू जिंगर और सू लान अंदर नहा रहे थे। लेकिन उसे वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि सू लान ये बताएगी कि वह और मैं डेटिंग कर रहे हैं, दिलचस्प है। जिया हाओ ने शॉवर बंद करते समय मजा लिया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला वह जम गया। अपना सिर खुजलाते हुए वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। बहन लान, मुझे लगा कि आपने और जिंगर ने कुछ क्षण पहले मुझे निजता के हनन के बारे में व्याख्यान दिया था। अच्छा, आप तौलिया बाहर भूल गए। सू लान ने उसे तौलिया देते हुए हंसी। हालांकि मुझे मानना होगा, आप वहां वास्तव में उत्साहित हैं, है न? मेरा मतलब है, मैं एक गर्म खून वाला युवक हूँ। हाँ। जिया हाओ बिना किसी शर्म के सू लान के सामने नग्न और सीधा खड़ा था। तौलिया मिलने के बाद उसने इसे अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। तुमने जिंगर को हमारे बारे में बताया? वास्तव में वह हमारे बारे में उत्सुक थी। सू लान ने सिर हिलाया। क्या कोई समस्या है? नहीं, यह नहीं है। जिया हाओ मुस्कुराए। आखिरकार ये पहले से ही एक रहस्य नहीं होना चाहिए था। जिया हाओ की बात सुनकर सू लान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह हमेशा शांत और संयमित व्यवहार करता था, जिससे सू लान उसे और भी पसंद करने लगी। बहन लान, क्या तुम मुझे अब कुछ गोपनीयता दे सकती हो? जिया हाओ मुस्कुराए। या मुझे घूरते रहने की योजना बना रही हो? आह! सू लान ने अपने दिवास्वप्न से बाहर आकर लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। बेशक, अपना समय लो हाओ लेकिन कुछ अजीब था। क्या था? जिया हाओ ने सू लान को देखते हुए अपने बालों में कंघी की। सू जिंग र की प्रतिक्रिया थी। सू लान ने अपनी तर्जनी को अपने होठों पर रखा और वह एक गहरी सोच में डूब गई। उसे दुख हुआ। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने आश्चर्य का दिखावा किया। हालांकि उसके होंठ चुपके से ऊपर की ओर मुड़ गए। चिंता मत करो बहन लैन। जिया हाओ मुस्कुराए। अगर जिंग र को कुछ कहना है तो वह तुमसे बात करेगी। बस उसे थोड़ा समय दो, ठीक है? जैसा तुम कहो। थोड़ी देर बात करने के बाद जिया हाओ अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और कुछ सोचने लगा। कई परिवार के लिए रेशम और कपास का संकट आसन है। उसे कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कई परिवार को इस संकट से बाहर निकलने में मदद मिले। शायद राक्षस ज्वार के दौरान कई परिवार के पतन का एक और कारण इस घटना के दौरान वित्तीय तनाव है। बिंदुओं को जोड़ते हुए जिया हाओ ने चीजों को संक्षेप में बताया। पर्दे के पीछे से कोई न कोई तार खींच रहा होगा। सबसे पहले रेशम का संकट। यहाँ कई परिवार को बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा और चूंकि वे ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए उनके अधीन जागीरें और गांव विद्रोह करेंगे, करों का भुगतान करने से इनकार कर देंगे। अब बिना अधिक पैसे के उन्हें सिल्कवर्ड चैम्बर्स को ऋण ब्याज चुकाना होगा और बिना पैसे के वे केवल कई परिवार के प्रशिक्षित सैनिकों या उनके उपकरणों से भुगतान कर सकते हैं। कोई सैनिक नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई वित्त नहीं। फिर भी कई परिवार अभी भी एक सैन्य ड्यूक परिवार है। इसलिए जब राक्षस ज्वार आएगा तो वे ही सबसे आगे खड़े होंगे। एक गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ मास्टरमाइंड की जटिल योजना पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मेज पर थपथपाते हुए वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हे भगवान, मैंने पिछली बार कब इस स्तर की साजिश देखी थी? शायद मेरे छठे पुनर्जन्म में। हालांकि इसने जिया हाओ को और भी दृढ़ बना दिया। अगर आप अकेले शतरंज खेलेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, है न? तो मुझे भी शामिल होने दें। सबसे पहले मुझे रेशम और कपास के संकट का ध्यान रखना होगा। उसने जो सुना उसके अनुसार न्यू परिवार, शेन परिवार और सिल्कवर्ड चैम्बर्स को नुकसान हो सकता है। अन्य स्थानों से रेशम खरीदने के कारण वस्तुओं में अधिशेष पैदा करना। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था काम करती है, अगर कोई वस्तु अधिशेष हो जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है। तो दूसरे शब्दों में हमारे पूरे प्रांत और आसपास इस समूह के पास रेशम और कपास का सबसे बड़ा स्टॉक है। जिया हाओ की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। क्या होगा अगर वे गायब हो जाएं? इससे जो शून्य पैदा होगा, क्या ये हमारे कई परिवार के व्यवसाय को पूरी तरह से लाभदायक नहीं बना देगा? चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ जिया हाओ ने इंटरनेट पर खोजबीन की। वह कुछ समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही उसे कुछ प्रशंसनीय विचार मिल गए। हालांकि
उस समय उसे सू युनकी का एक संदेश मिला। आंटी सू। जिया हाओ आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने अपना लैपटॉप बंद किया और नीचे चला गया। उसने देखा कि सू जिंग र सू युनकी के सामने खड़ी थी। क्या हुआ आंटी सू? जिया हाओ ने उलझन में उसकी ओर देखा। जिंगर की दोस्त चू युनली पूर्वी समुद्री शहर जा रही है। जिंगर उसके घर जाना चाहती है, लेकिन अंकल वह पहले ही चले गए हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था। जिंगर अकेले जाने पर जोर दे रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह अकेली जाए। माँ, मैं ठीक हूँ। सू जिंगर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। मेरे साथ क्या हो सकता है? तुम चाहती हो कि मैं जिंगर के साथ जाऊं? जिया हाओ हैरान थी। ठीक है, मैं अभी आज़ाद हूँ, तो क्यों नहीं? लेकिन माँ, जिंगर, माँ पर विश्वास करो। सू युनकी ने आह भरी। मुझे पता है कि तुम में खुद को बचाने की ताकत है। हालांकि किसी का साथ होना बेहतर है, ठीक है? और इसके अलावा हाओ र सामान को ले जाने में मदद कर सकती है। उसने आंख मारी, जिससे जिया हाओ अवाक रह गई। आंटी, क्या आप मुझे वहां मजदूर के तौर पर भेज रही हैं या क्या? हे, चिंता मत करो हाओ एर। सू युनकी ने हंसते हुए कहा। मुझे संदेह है कि जिंग एर तुम्हें ऐसा करने देगा। तो क्या मैं अपनी कार ले जा सकता हूँ? जिया हाओ ने प्रस्ताव रखा। आखिरकार जिंग एर निश्चित रूप से उसमें बैठना चाहता था। मैंने लैन से सुना है कि तुम अच्छी तरह से गाड़ी चला सकती हो। सू युनकी अभी भी चिंतित थी। हालांकि तुम्हें सावधानी से गाड़ी चलाने की जरूरत है, ठीक है? मध्यम गति से गाड़ी चलाओ, जैसा आप कहें आंटी सू। जिया हाओ मुस्कुराए। सू जिंग र का चेहरा तब लड़खड़ा गया जब उसने जिया हाओ की कार में बैठने के बारे में सोचा। आखिरकार वह निश्चित रूप से उसमें सवारी करना चाहती थी। ठीक है, मैं जिया हाओ के साथ जाऊंगी। सू जिंग र ने आह भरते हुए सिर हिलाया। जिया हाओ के ऋषि की दिव्य आंखें खुल गईं, लेकिन जब उसने सू जिंग र के हालिया भविष्य बिंदु को देखा तो वह चौंक गया। हाल ही का भविष्य बिंदु। 2 घंटे बाद सू जिंग र और चू युनली को एक वाइन स्नेक गैंग द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। क्या बकवास है? जिया हाओ तब दंग रह गया जब उसने चू युनली के हालिया भविष्य बिंदु को देखा। अरे यार, ये कैसे संभव है? चू युनली का अपहरण बहुत बाद में होना चाहिए था, है न? नहीं, ये संभव हो सकता है। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा और कुछ सोचा। शायद ये तितली प्रभाव है। आखिरकार उसने शुरुआती दौर में ली ताओ और कुछ अन्य बुरे लोगों को संभाला था। उन्हें खत्म करके उसने इस दुनिया की कहानी के प्रवाह को बदल दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि अभी मेरे द्वारा किए गए चुनाव सिर्फ मेरे आसपास के लोगों को ही प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करेंगे जो दूर और असंबंधित हैं। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? सू जिंगर ने जिया हाओ को देखते हुए गुस्से से कहा। तुम क्या सपना देख रहे हो? हाँ, बेशक। जिया हाओ की मुस्कान शांत रही और उसने सिर हिलाया। चलो चलें। क्या है? जिया हाओ मुस्कुराए। अच्छी कार है न? ठीक है, ये चलने लायक है, सू जिंगर ने मुंह फेरते हुए गुस्से से कहा। हालांकि जब वह जिया हाओ की स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठी तो वह उत्साह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम जा रहे हैं। व्रूम। जिया हाओ ने जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, इंजन ने जोरदार आवाज की। जल्द ही कार मध्यम गति से सड़क पर आ गई। अरे जिया हाओ द्वारा कार चलाने पर सू जिंग र हवा के झोंके का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक पाई। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। क्या मुझे पता था? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। शायद तब नहीं, शायद मुझे अभी पता है। क्या झूठा है? सू जिंग र ने नाक भान सिकुड़ी। हम सीधे चू युनली के घर जा रहे हैं, ठीक है? मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। जिया हाओ ने सू जिंग र के अनुसार गाड़ी चलाई। वह जल्द ही ईस्टर्न स्काई सिटी के एक और आलीशान ब्लॉक में पहुंच गया। जब वे चू युनली के घर पहुंचे तो जिया हाओ ने चू युनली को बाहर खड़ा देखा। जिंग र भाई हाओ। जब उसने अपने सामने लग्जरी कार खड़ी देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। सू जिंग र बाहर निकली और उसने चू युनली को कसकर गले लगा लिया। चेन जिंग र। उनके गले लगने के बाद चू युनली ने जिया हाओ की कार की ओर देखा। वाह, ये भाई हाओ की कार है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जिया हाओ कार से उतरते ही हंसा। शुभ संध्या बहन चू। ओह, आप मुझे युनली कह सकते हैं। चू युनली मुस्कुराया। हमारे नए घर में आपका स्वागत है।
ये सू फैमिली मैनर जैसी बड़ी हवेली नहीं थी, लेकिन डुप्लेक्स घर का अपना आकर्षण है। जैसे ही वे अंदर गए, जिया हाओ ने सिर हिलाया। वाह, इंटीरियर बस शानदार है, सू जिंग रा ने उत्साह से कहा। लेकिन चाचा चू कहाँ हैं? पिताजी पुलिस स्टेशन गए हैं, चू युनली ने आह भरी। तुम्हें पता है, ट्रांसफर के बाद बाकी प्रक्रिया? मुझे लगता है कि वह आज रात बहुत देर से आएगा। बिल्कुल नहीं, सू जिंगर ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज अकेले रहना चाहिए। क्यों न हम जश्न मनाएं, कुछ पिज्जा के साथ? बेशक, चू युनली मुस्कुराया। मैंने पहले भी पिज्जा ऑर्डर किया है, यह अब तक आ ही गया होगा। वाह, तुमने पहले ही इस बारे में सोच लिया है न? सू जिंग रा मुस्कुराए। चू युनली मुस्कुराए। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगी। जिया हाओ और सू जिंग रा चू युनली के पीछे पीछे कमरे दिखाने चले गए। जब वे उसके कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने कई बक्से देखे। माफ करना, मैंने अभी तक उन्हें नहीं खोला है, चू युनली हंसी। सू जिंग रा ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। अच्छा, हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारे लिए एक मजदूर खरीदा है, उसने जिया हाओ की ओर इशारा करते हुए हंसी। हे भगवान, जिंग रा, तुम? चू युनली हंसी जब उसने जिया हाओ के अवाक भाव को देखा। लेकिन वह सही कह रही है, जिया हाओ ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें कोई भारी सामान ले जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हाओ, चू युनली मुस्कुराए। ठीक है, चलो ये करते हैं। सू जिंग रा और जिया हाओ ने सिर हिलाया और चू युनली को सामान उठाने में मदद की। वाह, भाई हाओ अकेले ही उस कांच की मेज को उठा सकता है। चू युनली चौंक गई जब उसने जिया हाओ की शारीरिक ताकत देखी। अरे, मैं भी ताकतवर हूँ, सू जिंग रा ने मुंह बनाया। मुझे तारीफ क्यों नहीं मिलती? क्या तुम उस मेज को दूसरे बक्सों के साथ उठा सकते हो? चू युनली अवाक रह गई। ये सुनते ही सू जिंग रा हकला गई। मेरा मतलब है, मैं इसे आसानी से खींच सकती हूँ। बात करने के बजाय आप दोनों मेरी चीजों को व्यवस्थित करने में मदद क्यों नहीं करते? जिया हाओ ने बड़बड़ाया। तुरंत, सर, चू युनली ने जिया हाओ के पास जाते हुए हंसी। युनली, क्या तुम हमारी अकादमी में शामिल हो रही हो? सू जिंग रा ने उसकी ओर देखा और पूछा। चू युनली ने अपना सिर झुकाया। अच्छा, मेरा मतलब है, शायद, लेकिन दूसरी अकादमी भी पास में ही है। एह, क्यों नहीं? सू जिंगर ने मुंह बनाया। हम साथ में पढ़ सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई भी मुझे तंग कर सकता है। चू युनली ने अपने होंठ सिकुड़े। क्या तुम भूल गई, मेरे पिताजी आपराधिक जांच विभाग के प्रांत प्रमुख हैं। हे, मुझे पता है, सू जिंगर ने ठहाका लगाया। हालांकि तुम पहले बहुत शांत और शर्मीली थीं, इसलिए मुझे पता है कि कुछ लोग तुम्हें चिढ़ाते थे और तुमने उन्हें पीटा। चू युनली ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाई। लेकिन वैसे भी मुझे अपने पिताजी से सलाह लेनी है। इसके अलावा मुझे स्कूल में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे कुछ फुर्सत के पल बिताने दो। मैं कैसे भूल सकता हूँ? सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। तुम सिस्टर लैन की तरह एक बेवकूफ हो। अरे, चू युनली ने सू जिंग रा के माथे पर थपथपाया। तुम्हारा मतलब है, पढ़ाई में होशियार छात्र? चू युनली और सू जिंग रा के बीच मजाक सुनकर जिया हाओ हंस पड़ा। हालांकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। वाइन स्नैक गैंग सिर्फ एक मोहरा है। उसके पिता ने बहुत से बड़े लोगों को नाराज किया है, इसलिए चू युनली का अपहरण होने वाला है। उसका इस्तेमाल करके अपहरणकर्ता चू युनली के पिता को फंसाते हैं, जिससे उनकी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों चली जाती है। इस बीच अपहरणकर्ता चू युनली को रिहा करने का नाटक करता है, लेकिन उसे वापस पकड़ लेता है। और उसके बाद 3 साल तक जिया हाओ ने आह भरी क्योंकि उसने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार, ये वो चीजें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हुई हैं। और चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिया हाओ ने चू युनली और सू जिंग रा को देखते हुए दृढ़ निश्चय किया। समय देखते हुए उसने सिर हिलाया। मैं बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। चू युनली ने सिर हिलाया। शायद ये पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का है। जैसे ही वह नीचे गई और दरवाजा खोला, वह उलझन में थी। सू जिंग रा भी उसके पीछे चली गई। आप लोग, हम मूवर्स हैं और अतिरिक्त सामान लाए हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी वर्दी दिखाई और मुस्कुराया। लेकिन हम सभी सामान लाए हैं।
चू यूनली हैरान था। रुको, तुम लोग। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी और एक कैन निकाला और उन पर स्प्रे किया। लानत है। सू जिंग र की प्रतिक्रियाएं तेज थीं क्योंकि उसने उस आदमी के हाथ से कैन को दूर फेंक दिया। हालांकि वह आदमी जल्दी से पीछे हटते हुए केवल हंसा। खांसी। चू यूनली घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं जिंगर, मुझे चक्कर आ रहा है। बाहर में जाओ, कमीने। सू जिंगर भी प्रभावित हुई, लेकिन उसने होश में रहने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसी समय बाहर से एक छोटा सा तीर उसके हाथ पर लगा। सू जिंगर दर्द से कराह उठी और अंधेरे से बाहर निकल आई। हालांकि जमीन पर गिरते ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने जो आखिरी दृश्य देखा वह था कुछ आदमी उसकी ओर आ रहे थे और उसके चेहरे को काले कपड़े से ढांक रहे थे। ठीक है सब लोग, पैकेज सुरक्षित है और हमें एक बोनस भी मिला है। जल्दी करो और उन्हें वैन में चढ़ाओ। के दोनों बहुत सुंदर हैं। मुझे भयंकर वाला पसंद है। 3 आदमी सू जिंगर और चू यूनली को वैन में डालकर चले गए। जैसे ही वे चले गए, एक कार तेजी से उनका पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद वे बंदरगाह के पास गोदाम में पहुंच गए। धीरे धीरे सू जिंगर की दृष्टि वापस आ गई जब उसने चारों ओर देखा। उसने खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखा और उसके बगल में चू यूनली था। अरे तुम कौन हो कमीने, सू जिंगर चिल्लाए। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? चलो, लगता है वे जाग गए हैं। सू जिंगर की आंखें फड़क उठी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर टॉर्च की रोशनी देखी। धीरे धीरे चू यूनली भी जाग गई। उसने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे बंधे हुए हैं। यो आखिरकार घबराहट हुई। चू यूनली की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया जब उसने चारों ओर देखा। शी जिंगर, हम कहाँ हैं? क्या तुम चूमिंग की बेटी हो? चेहरे पर निशान वाले एक आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। तुम मेरे पिता को जानती हो? चू यूनली चौंक गई। फिर भी तुमने हमारा अपहरण करने की हिम्मत की। हे, पहले मैं तुम्हारे पिता से डरता था। वह आदमी व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। लेकिन अब उसने अपनी धार्मिकता से बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है। यो तुम्हारा क्या मतलब है? सू जिंगर ने नाक सिकुड़ी। बस इंतजार करो, जल्द ही उसके पिता पुलिस बल के साथ यहाँ आएंगे। हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे प्यारे छोटे सपने को कुचल देना चाहिए। आदमी हंसा। ये किंग शी किसी से नहीं डरती। और तुम्हारे पिता के लिए? किंग शी की मुस्कान चौड़ी हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता आज रात से आगे जीवित रहेंगे। उसके कपड़े फाड़ दो, उसने आदेश दिया। किंग शी के 2 गुर्गे आगे बढ़ते हुए मुस्कुराए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सू जिंगर और चू यूनली के कपड़े फाड़ दिए, जिससे उनके अंडरगारमेंट्स दिखने लगे। रुको साले, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब उनके गुर्गे बचे हुए कपड़े उतारने लगे तो किंग शी ने नाक भान सिकुड़ी। बस बहुत हो गया। मत भूलो कि वे तुम्हारी संपत्ति नहीं हैं। अब उन्हें रिकॉर्ड करो और चूमिंग को वीडियो भेजो। किंग शी ने नाक भान सिकुड़ी। उसे बताओ, अगर वह 10 मिनट में 12वीं गली तक नहीं पहुंचता तो मैं उसकी बेटी को अपने गुर्गों के पास सामूहिक बलात्कार के लिए फेंक दूंगी। ये सुनकर चू यूनली की आंखें सदमे और भय से लाल हो गईं। सू जिंगर का चेहरा पीला पड़ गया, जिससे वह मुश्किल से जूझ रही थी। तुम मादरचोद, तुम्हारी हिम्मत है। बॉस, मुझे लगा कि केवल ये चू यूनली ही हमारा लक्ष्य था। किंग शी के अधीनस्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन ये लड़की, क्या हम? किंग शी ने उसके होठों पर तमाचा मारा। अच्छा, पहली बार तुमने सही सुझाव दिया। उसे मेरे पास लाओ। किंग शी ने शैतानी मुस्कान दी। हमारे पास एक नई गोली है न? आह, वही। अधीनस्थ हंसा। हम इस लड़की पर इसे आजमा सकते हैं। मैं इसे तुरंत लाऊंगा। जब वह वापस लौटा तो किंग शी सू जिंगर की ओर चली गई। हे, कितनी सुंदर लड़की है, किंग शी ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बुरा हुआ तुम हमारे द्वारा पकड़ी गई, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तारांकन पीटीओआई। तारांकन। सू जिंगर द्वारा उस पर थूके जाने पर किंग शी का चेहरा मुड़ गया। तुम सुअर कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मुझे ये पसंद है। किंग शी की मुस्कान दुष्टतापूर्ण हो गई। जब मैं तुम्हारी घमंडी चूत को चो दूंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम संघर्ष करो और भीख मांगो। उसने सू जिंग र के गालों को दबाया और जबरदस्ती उसका मुंह खोला, उसे एक अजीब सी गोली खिलाई। बकवास। यह क्या बकवास था? सू जिंग रा ने गोली फेंकने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ देखा, लेकिन अंत में उसने उसे निगल लिया, जिससे वह घबरा गई।
चिंता मत करो, यह एक नई, या मुझे कहना चाहिए प्राचीन गोली का नुस्खा है। किंग शी मुस्कुराए। पौराणिक यीन उत्तेजना गोली, जो सबसे अनिच्छुक महिला को भी सेक्स के लिए तरसने वाली कुतिया में बदल सकती है। और अंदाजा लगाओ क्या, अगर तुम किसी दूसरे आदमी के साथ सेक्स नहीं करोगी तो तुम लंबे समय तक दर्द में तड़पती रहोगी। सू जिंग र का चेहरा ये सुनकर पीला पड़ गया। नहीं नहीं, वह मजाक कर रहा होगा। ये कैसे संभव है? हालांकि जल्द ही उसे अपने शरीर में जलन महसूस होने लगी, जिससे उसे लगा कि उसने बहुत शराब पी ली है। जिंग र, चू युनली चिल्लाया। जिंग र, तुम्हें क्या हो रहा है? ओह, वह उत्तेजित हो रही है। किंग शी मुस्कुराए। सू जिंगर ने अपने होश में आने की कोशिश करते हुए अपने होंठ काटे। नहीं, मैं होश में हूँ। हालांकि जलन बढ़ गई और उसकी तहें नम हो गईं। जब उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो किंग शी मुस्कुराए। सू जिंगर ने सिर हिलाते हुए दूसरी ओर देखते हुए नाक सिकुड़ी। कैसे, छोटे यू? सू जिंगर का ताना सुनकर किंग शी क्रोधित हो गया। छोटे हो या नहीं, तुम जल्द ही मेरा नाम चिल्लाओगे। ओह, मुझे शक है। अचानक एक आवाज ने किंग शी को उसके अधीनस्थ के साथ बाधित किया। एक आकृति के अंदर आते ही गोदाम का दरवाजा खुला। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? किंग शी चिल्लाए, मुझे परेशान न करने के लिए। हालांकि जब उसने नकाबपोश आकृति की मुट्ठी से खून टपकता देखा तो वह रुक गया। उसे देखते ही उसका शरीर तनाव में आ गया। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। अचानक आकृति ने अपना शरीर झुकाया और उनकी ओर दौड़ी। उसकी गति बहुत अधिक थी, जिससे वे समय पर पहुंचने में असमर्थ थे। तारानकन, क्रैक क्रैक क्रैक, तारानकन। उसने तुरंत ही 3 बदमाशों को मुक्का मारा, उन्हें रेत की बोरियों की तरफ फेंक दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर किंग शी कांप उठी। उसने देखा कि मुक्का खाने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए थे, दर्द से 1 इंच भी हिले नहीं। यो, तुमने उन्हें मार डाला? किंग शी ने डर के मारे पूछा। हाँ, उनके शरीर बहुत कमजोर थे। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी खूनी मुट्ठी उस पर तानते हुए हंसी उड़ाई। तुम्हारे बारे में क्या? जब उसने नकाबपोश व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा तो किंग शी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लानत है, कमीने, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? किंग शी चिल्लाए और उसने अपनी पीठ के पीछे एक बड़ा चाकू निकाला। क्या तुम्हें चूमिंग की स्थिति की परवाह थी? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई। क्यों मुझे परवाह होगी? किंग शी ने नाक सिकुड़ी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कमीने? उनका एक ही वाक्य और चूमिंग जैसे लोग गायब हो जाएंगे। मुझे वास्तव में गू परिवार की परवाह नहीं है, आप देखते हैं। जिया हाओ से आगे बढ़ते हुए उसने कहा, तो मुझे डराने के लिए कोई और चीज सोचना शुरू करो। जिया हाओ के शब्द सुनकर किंग शी के चेहरे पर बदसूरती छा गई। यो, तुमने कैसे? उसने कभी नहीं सोचा था कि नकाबपोश व्यक्ति उसके छिपे हुए समर्थक को इस तरह उजागर कर देगा। गू परिवार राजधानी शहर के अमीर परिवारों में से एक था। उन्होंने चू मिंग की बेटी का अपहरण करने के लिए वाइन स्नैक गैंग को काम पर रखा ताकि उसे अपराध के लिए फंसाया जा सके। उसके बाद उन्होंने पीछा करने के बीच में चू मिंग का सामना करने की योजना बनाई, तुरंत सभी सबूत मिटा दिए। चू युनली के लिए गू परिवार के युवा स्वामी ने उसमें रुचि दिखाई। उन्होंने उसे बेचने और सू युनकी को अपने लिए लेने की योजना बनाई। चूंकि गू परिवार के पास बड़े हाथ थे, इसलिए वाइन स्नैक गैंग को उनकी कार्रवाई की परवाह नहीं थी। आखिरकार वे गू परिवार द्वारा संरक्षित होंगे, लेकिन ये सोचना कि उसके सामने वाला व्यक्ति गू परिवार की परवाह नहीं करता था, इससे वह हिचकिचाया। हालांकि जमीन पर पड़े अपने अधीनस्थों को देखकर किंग शी ने अपना खंजर कस लिया। वह उनकी ठंडी और गन्ना करने वाली आंखें देख सकता था। वह मुझे जाने नहीं देगा, क्यों न मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं। ओह, मुझे लगता है कि तुमने संघर्षपूर्ण मौत चुनी है न? जिया हाओ ने हंसते हुए आगे बढ़ते हुए मुक्केबाजी की मुद्रा अपनाई। जैसे ही उसने अपना खंजर घुमाया, किंग शी आगे बढ़ गई। हालांकि जिया हाओ ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे मोड़ दिया, जिससे किंग शी ने दर्दनाक चीख निकाली। उसने अपना चाकू गिरा दिया, क्योंकि जिया हाओ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया था। तुरंत उसने स्विफ्ट डैगर आर्ट्स का इस्तेमाल किया, अपने हाथों में चाकू को बेहतरीन तरीके से घोंपा। खंजर जिया हाओ की बेहतर शारीरिक शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ा। तारानकन, स्विश स्विश, तारानकन। किंग शी ने जिया हाओ को मुक्का मारने की कोशिश की, हालांकि वो उसका दाहिना हाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। इसे देखते हुए किंग शी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आह!
सू जिंग रा ने जिया हाओ को कसकर गले लगाते हुए रोना शुरू कर दिया। जिया हाओ को उसके शरीर से गर्मी निकलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे उसे तेज बुखार हो। अरे, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मारक है। जिया हाओ ने झिझकते हुए सू जिंग रा पर थोड़ा पानी छिड़का। हाओ र सू जिंग रा ने उसे पकड़ रखा था। कृपया, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल रही हूँ। जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कलाओं को सक्रिय किया। अचानक गुलाबी चमक के साथ इच्छा की हुई का एक भावर जिया हाओ के चारों ओर दिखाई दिया, जो उसकी इच्छा के पौधे द्वारा अवशोषित हो गया। हालांकि कामुक ऊर्जा काफी धुंधली थी, शायद सू जिंग रा द्वारा सेवन किए गए कामोद्दीपक के जबरदस्ती प्रभाव के कारण। हालांकि जिया हाओ ने सू जिंग रा की कामुक इच्छा को बंद करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह थोड़ी शांत हो गई। उफ, मेरा शरीर, सू जिंग रा ने आखिरकार जिया हाओ को छोड़ते हुए हौंफते हुए कहा। जिया हाओ, मैं वाकई जल रही हूँ। उस कमीने ने मुझे क्या बकवास खिलाए। कामोद्दीपक, जिया हाओ ने आह भरते हुए जवाब दिया। और जैसा कि मैंने पढ़ा है, इसके अलावा कोई मारक नहीं है। सू जिंग रा का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ा गई, जिससे जिया हाओ ने उसे सहारा देने के लिए पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसने उसे छुआ, सू जिंग रा ने अपने शरीर में एक बिजली जैसी सनसनी महसूस की। यह उसके शरीर से एक आदिम भूख की तरह जाग रहा था, जो जिया हाओ की गर्मी को तुरंत निगलने की कोशिश कर रहा था। उसका गला सूख गया और उसका मुंह चिपचिपा हो गया, जिससे उसे प्यास लग रही थी। हालांकि वह सिर्फ पानी नहीं मांग रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वह सार की तलाश कर रही है। कच्चा, मर्दाना सार। जिया हाओ, दर्द असहनीय हो रहा है। सू जिंग रा ने बोलते हुए अपने होंठ काटे। लेकिन मैं संभाल सकती हूँ। जिया हाओ ने ये सुनकर आह भरी। हालांकि उसने सू जिंग रा के कामुक विचारों को सील कर दिया था, लेकिन दवा का शारीरिक प्रभाव अभी भी था। इसके अलावा अगर वह उन्हें दबाती रहेगी तो ये सू जिंग रा के लिए स्वस्थ नहीं होगा। जिंग रा, क्या तुम चू युनली को पकड़ सकती हो और बाहर जा सकती हो? जिया हाओ ने आग्रह किया। सू जिंग रा ने अपने होंठ काटे और चारों ओर देखा। नरसंहार और खून से लथपथ दृश्य, सब कुछ उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रहा था। हालांकि शायद दवा के प्रभाव के कारण उसने ज्यादा परेशान नहीं किया। जिया हाओ ने उसे बाहर निकालने में मदद की। सू जिंग रा ने चू युनली को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे गोदाम से बाहर निकाला। जिया हाओ ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित किया और सू जिंग रा को थोड़ा पानी दिया। तुम कहाँ जा रही हो? सू जिंग रा ने जिया हाओ की बांह पकड़ी और चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मैं यही हूँ, जिया हाओ ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। हालांकि अभी भी कुछ दुश्मन हैं। मुझे उनका ख्याल रखना है, ताकि सारी परेशानियों को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? सू जिंगर चिंता में डूबा हुआ था। जिया हाओ ने केवल अपनी हथेली रगड़ी। मैं अभी वापस आ जाऊंगा, तब तक रुको, ठीक है? जल्दी करो। सू जिंग रा ने चिल्लाते हुए देखा कि जिया हाओ घूमकर जा रही है। उसने चू युनली को कसकर पकड़ लिया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। हालांकि उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके अंडव्य के अंदर घुस गईं। आह आह, डॉट 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 डॉट। जल्द ही एक कार गोदाम के पास पहुंची और दरवाजे के ठीक सामने रुकी। एक चालाक नजर वाला युवक कार से बाहर निकला। 4 अंगरक्षक उसके पीछे थे, उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली लग रहा था। ये कमीने, वे सब कहाँ चले गए? गू फूचो, गू परिवार के दूसरे युवा मास्टर ने झुंझलाहट के साथ कहा। उनके एक अंगरक्षक ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? गू फूचो ने आगे बढ़ते हुए उपहास किया। ओई, कमीने किंग शी, तुम कहाँ हो? हालांकि उस समय उसने अपने पास से एक तेज रोशनी की चमक देखी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। युवा मास्टर, लानत है! गू फूचो कांप उठा जब वह पलटा। उसने देखा कि उसका एक अंगरक्षक जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और उसका गला पकड़ रहा है, जिससे खून बह रहा है। अन्य अंगरक्षक घबरा गए और गू फूचो की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन फिर चांदी की किरण की एक और चमक चमकी, जिसने दूसरे अंगरक्षक का गला काट दिया। लानत है! ये कौन है? गू फूचो ने दहाड़ते हुए कहा और वह बचे हुए अंगरक्षकों की ओर दौड़ा। अपनी बहादुरी के बावजूद वह डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। बकवास!
बकवास, क्या बकवास हो रहा है? किंग शी, तुम कमीने, तुमने मुझे यहाँ फुसलाया, मैं अगली बार तुम्हें मार डालूंगा। यो, गू परिवार के युवा मास्टर ऐसे भाग रहे हैं। एक आवाज ने गू फूझोऊ को चौंका दिया क्योंकि उसे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ, जिससे वह आगे की ओर गिर गया। आह, उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि उसके बगल में एक छोटी ईंट पड़ी थी, जो लगभग उसके पैरों को तोड़ रही थी। शेष 2 अंगरक्षक गू फूझोऊ की रक्षा करने के लिए दौड़े। हालांकि वे रुक गए क्योंकि उन्होंने एक नकाबपोश व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उसके हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था। अच्छा, मेरा विश्वास करो, अगला व्यक्ति जो आगे बढ़ने वाला है वह मर जाएगा, जिया हाओ ने शांति से कहा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत है। एक अंगरक्षक ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियों में नसें उभरी हुई थीं। जिया हाओ ने चाकू पकड़ते हुए और अपने हाथ ऊपर उठाते हुए आह भरी। मुझे लगता है तुम सब बहरे हो। तारानकन स्विश, तारानकन। चाकू जिया हाओ के हाथों से गायब हो गया और अंगरक्षक की ओर बढ़ा। अंगरक्षक उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए हैरान रह गया। हालांकि जब उसने उसे पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक भूत प्रेत था। हाँ, अंतरात्मा की शांति ही वह आखिरी चीज थी जो अंगरक्षक ने देखी। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े, उनके माथे में चाकू घुस गया। जब नकाबपोश व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा तो शेष अंगरक्षक स्थिर रहा। साले, मेरी मदद करो, गू फूचो ने चिल्लाते हुए कहा और शेष अंगरक्षक की ओर रेंगने लगा। हालांकि कुछ देर बाद जिया हाओ ने अंततः शेष अंगरक्षक को मार डाला। वह मुस्कुराते हुए गू फूचो के सामने बैठ गया। अब मुझे लगता है कि हम शांति से बात कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए? गू फूचो कांप उठा। मो पैसा? हाँ, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे सकता हूँ। नहीं, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा कबूलनामा चाहिए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने इलाके को घेरते हुए सायरन बजाते हुए पहुंची। पुलिस के गार्ड बाहर निकल आए और उन्होंने चारों ओर तलाशी ली। बॉस चू, जल्दी आओ। क्या क्या बकवास है? ऐसा किसने किया होगा? चू मिंग ने अंगरक्षकों के शवों को इधर उधर पड़ा देखकर भौहें सिकोड़ ली। हालांकि जब उसने एक शव को हिलते हुए देखा तो उसका भाव बदल गया। देखो, वह युवक जीवित है, जल्दी करो और उसकी देखभाल करो। आहा, गू फूचो ने पुलिस अधिकारियों को देखकर अपनी आंखें खोली। आह, मुझे बचाओ, मुझे उस राक्षस से बचाओ। शांत हो जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, गू फूचो ने दर्द में चिल्लाया। मैं मानता हूँ कि मैंने चू मिंग की बेटी का अपहरण करने के लिए वाइनस्नेक गैंग को भेजा था। मैं मानता हूँ कि यह जिला अधीक्षक फू जीताओ था जिसने मेरी मदद की। उसने मेरे लिए कई अपराधों को छुपाया। मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। गू फूचो की दलीलें सुनकर पुलिस अधिकारियों के भाव बदल गए। चू मिंग के भाव बदल गए क्योंकि उसने गू फूचो के कॉलर को पकड़ लिया। मादरचोद, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं। शांत हो जाओ, बॉस चू। दूसरे अधिकारियों ने उसे वापस खींच लिया। ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसे देखो। चू मिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दूसरे सच कह रहे थे। गू फूचो की हड्डियां टूट गई थीं और उसकी जांघ लाल हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाओ और जो भी बचा है उसे गिरफ्तार करो, चू मिंग चिल्लाया। लेकिन उसी समय उसे एक कॉल आया। क्या यह मिस्टर चू मिंग है? चू युनली के पिता? हाँ, कौन है? चू मिंग घबरा गया। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मिस चू यहाँ भर्ती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस थोड़ा सा मानसिक आघात लगा है। सच में? युनली वहाँ है? चू मिंग को लगा कि अचानक चिंता और राहत से उसका दिल फटने वाला है। क्या उसके साथ कोई और है? उसके दोस्तों ने उसे यहाँ छोड़ा और आपको सूचित करने के लिए कहा। हालांकि वे जल्दी में लग रहे थे। चिंता मत करो, मैं अभी आ जाऊंगा। इस बीच जिया हाओ ने कार चलाए और सू जिंग उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह अपनी सीट पर पीछे झुकी हुई थी। उसकी उंगली उसकी सूजी हुई सिलवटों को और अधिक सहला रही थी। बकवास, सोचना कि मैं तुम्हारे सामने अपना ऐसा रूप दिखाऊंगी, सू जिंग ने जिया हाओ को देखते हुए हाँफते हुए कहा। सब ठीक है, जिया हाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच रहे हो। मैं क्यों सोचूंगी? जिया हाओ ने पलटवार किया। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती, जिंग। ये स्पष्ट रूप से दवा का असर है।
और अगर तुम हस्तमैथुन भी करते हो तो यह कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी हस्तमैथुन करती हूँ। पफुट। सू जिंग रा ने हंसते हुए सांस ली। बकवास, तुम सच में विषय बदलने में अच्छे हो। मुझे चिंता है। चू यूनली की चिंता मत करो, उसके पिता अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। मेरी पहली प्राथमिकता तुम हो, जिंग र। और क्या तुम निश्चित हो? जिया हाओ की बात सुनकर सू जिंग र ने अपने होंठ काटे। क्या इस चीज का कोई इलाज है? मुझे नहीं लगता। तो करो। नघ। सू जिंग र की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं कर सकती। मैं इन भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे चाहिए। सू जिंग रा ने हाँफते हुए कहा। जिया हाओ, कृपया मेरी इच्छाओं को शांत करो। सू जिंग रा ने जिया हाओ की शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि उसके कपड़े बदमाशों ने फाड़ दिए थे। जिया हाओ ने अपनी कार पार्क करते समय एक आलीशान होटल के सामने रुक गया। सू जिंग रा ने अपने कपड़े ठीक किए क्योंकि उसे लगा कि उसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लेंगे। जिया हाओ ने आह भरी और उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली, उसे आसानी से ऊपर उठा लिया। जिया हाओ द्वारा उठाए जाने पर सू जिंगर ने एक हल्की चीख निकाली। उसने अपनी गर्दन को गले लगाया और खुद को जिया हाओ की मांसल बाहों द्वारा उठाए जाने दिया। वह उसकी गर्म सांसों और उसके शरीर से मर्दाना गंध को महसूस कर सकती थी, जिससे उसका दिमाग और भी चक्कर खा रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर उसका खून उबल रहा हो। जिया हाओ जल्दी से अंदर गई और रिसेप्शन टेबल के सामने खड़ी हो गई। मैं जिया हाओ हूँ। मुझे लगता है कि मेरे नाम से एक स्वीट बुक किया गया है। जिया हाओ ने जल्दी से कहा। रिसेप्शनिस्ट दंग रह गया क्योंकि उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर जिया। Q7465 कोड। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा और बोली, क्या ये सही है? हाँ। रिसेप्शनिस्ट ने संदिग्ध नज़र से जिया हाओ और उसकी बाहों में सू जिंगर को देखा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे वह नहीं जानना चाहिए जो उसे नहीं जानना चाहिए था। बहुत बढ़िया, मेरे कमरे में रेड वाइन की एक बोतल, ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े और कुछ नहाने के तौलिए भेज दो। जिया हाओ ने सू जिंगर को पकड़ लिया और जल्दी से अंदर चली गई। लानत है, ये शानदार सिल्क पेंट। रिसेप्शनिस्ट ने खुद को तिरस्कार करने से नहीं रोका। इस हालत में एक लड़की को बाहर ले जाकर वह शायद उसका फायदा उठाने वाला है। सू जिंगर ने अपना चेहरा जिया हाओ की बाहों में छिपा लिया, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हे भगवान, उस रिसेप्शनिस्ट ने हमारे बारे में कुछ पागलपन भरा सोचा होगा। उन्हें सोचने दो। जिया हाओ ने बड़बड़ाया। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी राय की कोई परवाह है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। सू जिंगर अपना चेहरा छिपाती रही। हालांकि जिया हाओ ने उसे स्वीट के अंदर ले जाते समय केवल मुस्कुराया। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली। सू जिंगर, मैं ये करने जा रहा हूँ। महम। सू जिंगर की सांसें तेज हो गईं जब उसने जिया हाओ को अपने कपड़े उतारते देखा। जिंगर, अपनी टांगे फैलाओ। सू जिंगर ने नशे में होने की तरह बात की। हालांकि जिया हाओ की आवाज़ सुनकर वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और अपनी टांगे फैला दी। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसकी पैंटी उतार रही है, जिससे उसकी गीली तहों पर ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। हाँ जिंगर, यहाँ नीचे सूजन है। जिया हाओ ने धीरे से उसे सहलाते हुए कहा। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत। गर्मी और खुजली है, सू जिंगर ने हाँफते हुए कहा। जिया हाओ ने सिर हिलाया और थोड़ा ठंडा पानी पिया। सू जिंगर घबरा गई जब उसने जिया है का चेहरा अपनी चूत के पास महसूस किया। तुम क्या कर रहे हो? अचानक उसे अपने गुप्तांगों से ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ की ठंडी जीभ धीरे धीरे उसे वहां चाट रही थी। ओंध। सू जिंगर ने एक मीठी कराह निकाली, क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ के होंठ उसके गुप्तांगों को चूम रहे थे। जिया हाओ, यह गंदा है, मत चाटो। क्या यह अच्छा लग रहा है? जिया हाओ उसकी तरफ देखा और पूछा। सू जिंगर ने हाँफते हुए सिर हिलाया। हाँ, जलन थोड़ी कम हो गई। ये गंदा नहीं है, जिंगर। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए एक बर्फ का टुकड़ा अपने मुंह में डाला। मुझे तुम्हारे शरीर के सभी अंग पसंद हैं, और मैं तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आऊंगा। हद। सू जिंगर ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि वह ठंड को महसूस कर सकती थी, जो धीरे धीरे उसकी लाल और सूजी हुई सिलवटों से राहत दे रही थी। उसे लगा कि उसका दर्द थोड़ा कम हो रहा है,
लेकिन जिया हाओ की हरकतें इतनी अंतरंग थीं कि उन्होंने सू जिंगर को उत्तेजित कर दिया। हस्तमैथुन करते समय वह बहुत अनाड़ी थी, इसलिए उसने अपनी सिलवटों को दर्दनाक रूप से सूज लिया। लेकिन अब जिया हाओ की जादुई जीभ की बदौलत वह बहुत आराम महसूस कर रही थी। जिया हाओ, मुझे कुछ कबूल करना है। क्या है? जिंग र। जिया हाओ ने अपने होठों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे सू जिंग र की सूजी हुई सिलवटों पर बर्फ के टुकड़े को घुमाया, जिससे वे हिलने लगी। तुम और बहन लैन बाहर जा रहे हो? सू जिंग रा ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में वाकई खालीपन महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ खो दिया है, महत्वपूर्ण है। हंग, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? सू जिंगर गहरी सांसें लेती रही और जिया हाओ को देखती रही। उसकी जीभ जादू की तरह काम कर रही थी, उसकी नोक उसके आनंद स्थल को कोमल ठंडक के साथ रगड़ रही थी। उसने अपनी उंगली उसकी योनि के अंदर भी घुमाई। उसकी जल्दबाजी वाली उंगलियों के विपरीत जिया हाओ की उंगली अधिक कोमल, फिर भी अधिक प्रभावी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शरीर के अंदर के सभी स्विच को जानता हो और उन्हें एक विशेषज्ञ की तरह चालू कर रहा हो। ओ वाह, जिया हाओ, मैं हूँ। ओह, एक तेज झटके के साथ सू जिंगर के कूल्हे आगे की ओर झुके, जिया हाओ के चेहरे से रगड़ते हुए। मीठे झरने का पानी बाहर निकला, उसके चेहरे को खट्टे गंध से भिगो दिया। मैं हूँ, मैं बहुत माफ करना। सू जिंगर ने ये देखकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढांक लिया। वह जिया हाओ को इतनी शर्मनाक नज़र से नहीं देख सकती थी राज्य। हालांकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ ने उसकी हथेली खींच ली है, जिससे वह उसकी आंखों में देखने लगी। ठीक है, तुमने बहुत कुछ कहा है, जिया हाओ ने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे कबूलनामे के बारे में मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, जिंग र। क्या क्या? सू जिंग रा ने ये सुनकर चौंक गई। जिया हाओ उसके पास बैठी और सिर हिलाया। मुझे ये सब पहले से पता था, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे और सू लान के बीच फंसी हुई थी। मैं दोनों के प्यार के बीच फंसी हुई थी। मैंने सोचा था कि तुमसे दूर रहना ठीक रहेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। जिया हाओ ने गहरी सांस ली। तो फिर क्यों? सू जिंग रा ने उसे कसकर गले लगाया, उसके स्तन उसके सीने से रगड़ रहे थे। तुमने पहले मुझसे कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि तुम अजीब हो सकती हो, जिया हाओ ने आह भरी। और सू लैन ने पहले ही मुझसे कबूल कर लिया, इसलिए मैं नहीं कर सकती। हालांकि जिया हाओ ने गहरी आंखों से सू जिंग र को देखा। जिंग र, तुम्हें पता है कि हम संभोग करने जा रहे हैं, है न? मैं तुम्हें इसके बाद जाने नहीं दे सकती। जिंग र, मैं अपने किए की जिम्मेदारी लूंगी। तो क्या तुम मेरी होने को तैयार हो? जिया हाओ की बातें सुनकर सू जिंग र का दिमाग चकरा गया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसने बस जिया हाओ को कसकर गले लगाया और उसे चूमा। जिया हाओ, मैं अब इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। सू जिंग र ने उसके कानों के पास हाँफते हुए उन्हें धीरे से काटा। कृपया मुझे ले लो, जैसा तुम चाहो। बिस्तर पर लेटी हुई सू जिंग र ने जिया हाओ को अपने पैरों को अलग करते हुए देखा। उसका खड़ा हुआ लिंग उसके पवित्र द्वार पर निशाना साध रहा था। जिया हाओ के मर्दानापन के शानदार आकार को देखकर वह घबराकर सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वाह वाह, ये बहुत बड़ा है। चिंता मत करो, जिंग र, जिया हाओ ने धीरे से कहा। मैं नर्म रहूंगी। उन्ध, सू जिंग र ने एक तेज सांस ली क्योंकि उसने महसूस किया कि एक गर्म और सख्त वस्तु उसकी तहों को चीरती हुई उसकी पूरी ताकत के साथ उसके छेद में घुस रही है। जैसे ही जिया हाओ ने अपने कूल्हे हिलाए, उसने धीरे धीरे अपनी छड़ी को और भी अंदर धकेला। वह सू जिंग र की चूक के अंदर की जकड़न को महसूस कर सकता था। सू जिंग र की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी मांसल दीवारें जिया हाओ के लिंग से अलग हो रही हैं। अंध, ये दर्द करता है, ये दर्द करता है। सू जिंग र को दर्द का एक चुभन महसूस हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ ने अपना पूरा लिंग उसके अंदर डाल दिया है। वह उसके ठीक ऊपर था और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा। जिया हाओ आगे झुक गया और उसने उसे चूमा, उसकी हथेली उसके मुलायम स्तनों को सहला रही थी। सब ठीक है, जिंग र, दर्द गायब हो जाएगा, जिया हाओ ने नर्म आवाज में कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, सू जिंग र ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया।
तुम हिल सकते हो, जैसा तुम चाहो। हंग, यह नंग अजीब लग रहा है। सू जिंग रा ने महसूस किया कि जिया हाओ की छड़ी बाहर खिसक गई और फिर से और जोर से वापस धकेल दी। जिया हाओ ने धीमे और गहरे धक्कों से शुरुआत की, जिससे सू जिंग रा उसके आकार के हिसाब से ढल गई। नहीं, यह काफी नहीं है। उसने अपनी बाहें जिया हाओ की गर्दन के चारों ओर लपेटी और उसकी तरफ देखा। ज्यादा जोर से, जिया हाओ, और जोर से करो। लेकिन ये तुम्हारा पहला मौका है। मैं इसे संभाल सकती हूँ, सू जिंगर ने हौंफते हुए कहा। जिया हाओ, मेरे पास प्रयोग करने का समय नहीं है। बस चलो, कच्चा हो जाओ। जिया हाओ ने सू जिंगर के शरीर को पकड़ लिया और उसने अपने धक्कों की गति बढ़ा दी। आह आह, हाँ, ऐसा लग रहा है, आह। सू जिंगर ने महसूस किया कि उसका और जिया हाओ का शरीर एक साथ चल रहा है। चाहे ये दवा का असर हो या जिया हाओ के लिए उसकी भावनाओं का असर, सू जिंगर को परवाह नहीं थी। उस पल उनका शरीर पहले से ही एक हो गया था, बिस्तर को एक साथ हिलाते हुए। तारानकन पा पा पा, तारानकन। मांस के आपस में टकराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हाँ हाँ, आह, मैं झड़ रही हूँ। सू जिंगर इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक बार फिर से झड़ गई, जिससे उसका छेद और भी फिसलन भरा हो गया। उसने अभी अभी अपना संभोग पूरा किया था, इससे पहले कि जिया हाओ ने उसे फिर से चोदना शुरू किया। हग, हे भगवान, जिया हाओ, तुम जानती हो, मेरा शरीर इतना अच्छा है। सू जिंगर ने जिया हाओ की कमर के चारों ओर अपने पैर लपेटते हुए हौंफते हुए कहा। हाँ हाँ, सू जिंगर, मैं झड़ रही हूँ। हाँ, मुझे भर दो। सू जिंग र और जिया हाओ ने अपने चरमोत्कर्ष को एक साथ किया, जबकि सू जिंग र की आंखें खुशी से पीछे की ओर मुड़ गईं। वह अपनी योनि के अंदर गर्म तरल पदार्थ के प्रवाह को महसूस कर सकती थी, जिसे जिया हाओ ने ताज़ा पंप किया था। 1 दर्जन सेकंड के बाद जिया हाओ सू जिंग र के शरीर पर लेटी हुई थी, उनका पसीना एक दूसरे के साथ मिल रहा था। जिंग र, मुझे माफ करें। यह ठीक है। सू जिंग र की आंखें बंद रहीं क्योंकि उसे स्पष्टता का एक पल मिला। तुम पागल नहीं हो, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। करो। सू जिंग रा ने जिया हाओ के मांसल शरीर को गले लगाया। मैं किसी भी दूसरे कमीने की बजाय तुम्हारे द्वारा लिया जाना पसंद करूंगी। जिंग र, लेकिन मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकती। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। अब तुम मेरी औरत हो, जिंग र, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। तो बड़ी बहन का क्या? सू जिंग रा ने एक आंख खोली और जिया हाओ की ओर देखा। मैं उसे भी जाने नहीं दे सकती। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या कमीना है? सू जिंग रा ने गुस्से में कहा। दोनों बहनों के साथ खेल रहा है। क्या दुष्ट प्लेबॉय है? किसने कहा कि मैं एक साथ कई महिलाओं से प्यार नहीं कर सकता और उनके प्रति वफादार नहीं रह सकता? जिया हाओ ने नाक भान सिकुड़ी। और ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे शादी कर लूंगा और सुलान के साथ अपना प्यार बनाए रखूंगा। मैं बस तुम में से किसी को भी मेरे लिए दुखी नहीं देख सकता। ये ठीक है। सू जिंगर ने नजरें फेर लीं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि जब उसने जिया हाओ से शादी का जिक्र सुना तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अपने दिल में मिठास महसूस किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन अब क्या? जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा, जिससे वह शरारती ढंग से मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि दवा का असर खत्म हो गया है। सू जिंगर ने अपना शरीर जिया हाओ से रगड़ा। मुझे और चाहिए। जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लेकिन क्या ये तुम्हारा पहला मौका नहीं है? तुम्हें पक्का पता है, ओनी चान। सू जिंग रा ने जिया हाओ के कान के लोब को चाटते हुए कहा। कृपया। जिया हाओ की सांस और छड़ी दोनों तुरंत कठोर हो गए। सू जिंग रा की आवाज बहुत उत्तेजक थी। सू जिंग रा को इसका एहसास हुआ और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कृपया, ओनी चान, आज रात का आनंद लें। हम बात कर सकते हैं कल सुबह। मैं आज रात कोई पछतावा नहीं करना चाहती।